नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछली सीरीज़ में जो पॉलिटी की सीरीज़ थी उसमें हमने देखा था पंचायती राज का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ था, कैसे उसका विकास हुआ था। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, यदि आपने नहीं देखी तो आई बटन पे उसका लिंक दिया जा रहा है, उसको जाके आप देखें। उसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं। इतने आर्टिकल नंबर सहित इसमें नहीं पूछे जाते हैं, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1993 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल 93 को। इसी दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस क्लियर है। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम के बाद से इसका संवैधानिकीकरण हो गया था, और इसके माध्यम से हमने आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 ओ तक 16 आर्टिकल, मतलब कि 16 अनुच्छेद ऐड किए थे, जो कि किससे रिलेटेड थे? पंचायती राज से रिलेटेड थे। इतना मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। साथ ही साथ इसी अधिनियम के माध्यम से हमने 11वीं अनुसूची को भी ऐड किया, जिसमें 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स हैं। 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायतों के काम और उनकी पावर से रिलेटेड हैं। कितने हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो आज इसके आगे से हम शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट है। क्लियर है? ये लास्ट वीडियो में था, आई वीडियो में उसका लिंक दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो हम प्रोविजंस हैं उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा कि ग्राम सभा क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सिंपल सी चीज है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 243 में दी है। आर्टिकल नंबर 243 रिलेटेड है परिभाषाओं से, ग्राम पंचायत से रिलेटेड परिभाषाओं से रिलेटेड है। इसमें इसकी परिभाषा दी है। और 243A में बताया गया है कि कैसे ग्राम पंचायत फंक्शन करेगी, जिसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राम सभा है, सॉरी ग्राम पंचायत मैंने कहा, ग्राम सभा जो है वो क्या करती है, वो क्या कहलाती है एक्चुअली में, जितने भी गांव रहते हैं जो कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जितने भी गांव या बहुत सारे गांव, क्योंकि जो ग्राम पंचायत फॉर्म की जाती है, यदि मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या बहुत कम है तो एक ही ग्राम पंचायत में बहुत सारे गांव भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो गांव या बहुत सारे गांव या दो से अधिक, जितने भी आप लेना चाहें, गांव या ग्रामों के 18 वर्ष से ऊपर के वह लोग जिनका नाम मतदाता सूची में
शामिल हो। क्लियर है? जितने भी लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी 18 वर्ष से ऊपर की आयु होगी, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा जो इकाई है, एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी बॉडी है, किसकी? ग्राम पंचायत की, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं इनका एनालिसिस भी कर सकती है, इनकी समीक्षा भी कर सकती है। दूसरा पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे कि जो ग्राम सभा है इसकी बैठकें भी होती है। ये जितने भी लोग हैं ये समय समय पे बैठक भी करेंगे, और संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि साल में इनकी 2 बैठकें होंगी। साल में इनकी 2 बैठकें होंगी। अलग अलग राज्यों में ये डिफर भी करती है, लेकिन संविधान में 2 बैठकों का प्रावधान है। बट किसी राज्य में 6, किसी राज्य में 4 बैठकें भी होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो 2 बैठकें हैं ये 15 अगस्त 26 जनवरी को होती हैं। यदि मैं 4 बैठकों की बात करूं तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, मजदूर दिवस, साथ ही साथ गांधी जयंती, इन समयों पे इनकी बैठकें होती हैं। उसके अलावा जो ग्राम सभा की बैठक होती है इसका कोरम भी होता है। कोरम मतलब गण पूर्ति। गण पूर्ति की क्या परिभाषा है? किसी भी बैठक की कार्यवाही को संचालित करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोरम। मान लीजिए यदि 100 मेंबर हैं, रजिस्टर्ड हैं ग्राम सभा में, और बैठक का संचालन करना है तो मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ग्राम सभा है इसकी गण पूर्ति कितनी होती है? 1/10। 1/10 इसकी कोरम होती है। यदि उतने मेंबर प्रेजेंट होंगे तो ही बैठक होगी, इससे कम मेंबर प्रेजेंट होंगे तो बैठक नहीं होगी। एक और पॉइंट इसमें आप नोट करेंगे कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं जो आपके ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं। जो भी सरपंच होते हैं वो इनकी क्या करेंगे? अध्यक्षता। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा ग्राम सभा के बारे में कि जो ग्राम सभा है इसकी जो वर्किंग है, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बॉडी की तरह, मतलब कार्यकारी संस्था की तरह काम करती है। इसके अलावा ये क्या काम करेगी और समय समय पे इनके वर्किंग को बदला जा सकता है, ये जिम्मेवारी दी गई है राज्य के विधानमंडल को। जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है इसको ये जवाबदारी दी गई है कि ये काम ऐड कर सकते हैं कि ये क्या वर्किंग करेंगी, कौन? ग्राम सभा। क्लियर है? यहां से एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। राज्य के विधानमंडल की मैंने बात करी, तो जो पंचायती राज जो सब्जेक्ट होता है ये राज्य सूची का विषय होता है। राज्य सूची के विषय का ये मतलब है कि इस पे कानून बनाने का अधिकार, प्रोविजंस ऐड करने का अधिकार किसको हमने दिया हुआ है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य के विधानमंडल को। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज बताई। 243 में इसकी परिभाषा है, 243 में वर्किंग लिखी हुई है। गांव या ग्रामों के 18 वर्ष से ऊपर के वे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो वो इसके बाय डिफॉल्ट सदस्य कहलाएंगे। उसके अलावा साल में इनकी 2 बैठकें अनिवार्य है। अलग अलग स्टेट वाइज ये डिफर करती हैं। गणपूर्ति इसकी कितनी होगी? 1/10, मतलब कि इतने मेंबर यदि प्रेजेंट नहीं होंगे तो इनकी बैठक का संचालन नहीं किया जाएगा। जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। और राज्य के विधानमंडल के ऊपर यह जवाबदारी है कि वो इनमें वर्किंग ऐड कर सकते हैं कि ग्राम सभा का फॉलोइंग वर्क होगा। आई होप आपको अच्छे से ये बात, सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स बनाते चलेंगे तो भी वो बेहतर होगा। क्लियर है? चलिए,
सेकेंड, हम इस अधिनियम की विशेषता में यदि बात करें तो सेकेंड विशेषता है इसका 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 स्तरीय संरचना। ये जो अधिनियम की विशेषता है उसमें से एक है कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसका जो स्ट्रक्चर है शासन करने का वो 3 टियर स्ट्रक्चर रहेगा। पहला जो आपकी जिला लेवल पे रहेगी वो रहेगी आपकी जिला पंचायत, जिला पंचायत। दूसरी आपकी ब्लॉक लेवल पे रहेगी, उसको हम कह सकते हैं, सबसे पहले आप बेसिक लेवल पे देखिए जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। इसके बाद ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ब्लॉक पंचायत भी इसे कहते हैं, मंडल पंचायत भी कहते हैं, जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहा जाता है, और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होगी आपके ग्रामीण लेवल पे, पंचायत समिति आपकी होगी ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और ये आपकी जिला लेवल पे होगी, मतलब कि जिला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये 3 स्ट्रक्चर इसमें आपको बताए गए हैं। अब इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि ये 3 स्ट्रक्चर एक जिले के अंदर कैसे फॉर्म होंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ये एक जिला है, ये मान लीजिए क्या है, जिला। इसके अंदर हमने कई सब डिवीजन कर लिए। मान लीजिए इसमें मैंने कई ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक के लिए, जैसे कि ये ब्लॉक नंबर 1, 2, 3 और ये 4, अलग अलग ब्लॉक लेवल पे मैंने क्या फॉर्म कर दी, पंचायत समिति, मंडल पंचायत। अब हर एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव आएंगे, जो कि ये सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये मैं नंबर दे रहा हूं इनको, जैसे कि ये मैंने 8 गांव दिखाए हैं। तो यहां हर एक गांव के लिए या जिन गांवों की जनसंख्या कम है तो उनको मिला के हम एक ही ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी 8 ग्राम पंचायत हो गई, एक मंडल एक ब्लॉक के अंदर, और ये पूरा जिला। इससे आपको एकदम क्लियर है कि हर जिले में एक आपकी जिला पंचायत होगी। उसके बाद उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जितने डिवीज़न है उसके हिसाब से ब्लॉक लेवल पे उसको डिवाइड किया जाएगा, और ये एक्चुअली में एक जो आपका गजट आता है उसके माध्यम से डिवाइड किया जाता है, और उसके माध्यम से हमने कई ब्लॉक्स आपके डिवाइड किए जो कि प्रायः बटे हुए रहते हैं। उसके अंदर जितने गांव होंगे उतनी ग्राम पंचायत होगी। क्लियर है? तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर है? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो ये जो पंचायत समिति है इसको मैंने आपको बताया ब्लॉक पंचायत, मंडल पंचायत और जनपद पंचायत भी कहते हैं। क्लियर है? इसे जनपद पंचायत भी कहा जाता है। क्लियर है? जिला पंचायत को जिला परिषद भी कहा जाता है, और ग्राम पंचायत। क्लियर है? ये तीनों लेवल आपको ये डायग्राम से अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बात करेंगे कि पंचायत स्तर पे आरक्षण को लेके। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन। तो पंचायत स्तर पे कैसे आरक्षण दिया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? आरक्षण के बारे में सबसे अच्छा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो SC ST कैटेगरी हैं इनके लिए जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। क्लियर है? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है किसके लिए? SC और ST के लिए। जितनी इनकी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में आरक्षण होगा।
जब हम बात करते हैं विमेन के लिए आरक्षण की, महिलाओं के लिए आरक्षण की, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, तो उसमें हम देखते हैं कि 1/3 यानी कि लगभग 33% सीटें, 33% सीटें रिजर्व होंगी किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो पंचायत स्तर पे SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, वुमेन को 1/3 या 33% आरक्षण सीटों में प्राप्त रहेगा। और यदि हम बात करते हैं OBC कम्युनिटी की, तो इनको जो आरक्षण है वो डिपेंड करता है उस राज्य के विधानमंडल पे, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य का विधानमंडल। तो OBC को जो आरक्षण है वो राज्य के विधानमंडल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये आरक्षण का प्रावधान दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जो वुमेन को मिलने वाला आरक्षण है इसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता। 33% आरक्षण रहेगा, हालांकि बढ़ाया जा सकता है। तो जब मैंने बढ़ाने की बात करी तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पे आरक्षण को बढ़ा के कितना किया गया है? 50%, मतलब कि 1/2। यानी कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में कितना हो गया? 50% आरक्षण हो गया। ये पहला ऐसा राज्य है जिसने विमेन के लिए मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाया है। तो ये आरक्षण से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। जो भी सीट्स इसमें रिजर्व रहती हैं वो चक्रानुक्रम, मतलब रोटेशन वाइज उसका अलॉटमेंट किया जाता है। इनके जो चुनाव हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, वार्ड विभाजन के आधार पे होते हैं अलग अलग। जैसे हमने ग्राम पंचायत को मान लीजिए 10 वार्ड में डिवाइड कर लिया, तो एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सीटों का रोटेशन होता रहेगा। साथ ही साथ जो आपके सरपंच होते हैं उनमें भी ये आरक्षण रोटेशन वाइज, जैसे जैसे इनका कार्यकाल होगा रोटेशन वाइज आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये आरक्षण से रिलेटेड प्रोविजंस थे। मध्य प्रदेश वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट जो प्रोविजन देखते हैं वो देखेंगे हम योग्यता से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की, योग्यता की, तो क्वालिफिकेशन की जब मैं बात करता हूं तो बेसिक क्वालिफिकेशन यहां पे दी है ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए। आयु यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यानी कि 21 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। बेसिकली यही एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ इनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी नियम बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को मिला हुआ है कि इनमें शैक्षणिक योग्यता वो ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। जो भी प्रोविजंस हैं कौन बना सकता है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को ये अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ जो इनकी डिसक्वालिफिकेशन होती है, मतलब कि किस आधार पे इनको इनकी सीट को निरस्त किया जा सकता है, इस पे भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? राज्य की विधानमंडल को दिया गया है। योग्यता के लिए इतना ही था। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि ग्राम पंचायत में किसी सदस्य की सदस्यता किन आधार पर निरस्त की जा सकती है, कौन कर सकता है, तो विधि के द्वारा ही कोई नियम बने तो उस आधार पे ही निरस्त किया जा सकता है। और वो नियम कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये बात हुई हमारी योग्यता की। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल या फिर अवधि कि कितना कार्यकाल रहेगा पंचायत व्यवस्था का। तो कार्यकाल आप सभी जानते हैं, कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्षों का।
5 वर्षों का कार्यकाल रहेगा और ये 5 वर्षों का कार्यकाल काउंट कब से होगा? पहली बैठक से। पहली बैठक से। चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी उसके बाद से कितना कार्यकाल काउंट होगा? 5 वर्षों का। क्लियर है? उसके अलावा यदि ग्राम पंचायत भंग हो जाती है या उसका कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है या साथ ही साथ या उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र, जो भी बात हो, उस कारण से मान लीजिए किसी सदस्य की सीट रिक्त होती है, तो इसमें ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। कितना? 6 मंथ की बात की गई है, 6 मंथ की बात की गई है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और यदि मान लीजिए जब चुनाव होगा और उसके बाद मान लीजिए कोई नया मेंबर आता है तो उसका जो कार्यकाल है वो बचा हुआ कार्यकाल रहेगा। जैसे 2 साल में किसी की सीट रिक्त हो गई, नया मेंबर आया चुन के, 6 महीने के अंदर चुनाव हमने करा लिया, जो नया मेंबर आया उसका रिमेनिंग कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष, जो बचा हुआ कार्यकाल रहेगा। और यदि 4.5 वर्ष में, मतलब कि 6 महीने ही बस चुनाव होने को बचे थे, तब मान लीजिए ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है या किसी की सीट खाली होती है, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। इसे कहते हैं सुपर सेशन। मतलब मैक्सिमम 6 मंथ बस बचे हैं, तो 6 मंथ ये जो सुपर सेशन है मैक्सिमम कितने समय का हो सकता है? 6 मंथ का। सुपर सेशन की अवधि कितनी हो सकती है? 6 मंथ की। 6 महीने के अंदर आपका चुनाव हो जाएगा। क्लियर है? तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। सीट रिक्त होने की स्थिति में। क्लियर है? तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हम करा लेंगे। ये तो बात थी आपकी कार्यकाल से रिलेटेड। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन। ऑलरेडी आप आर्टिकल नंबर 280 के अनुसार जो वित्त आयोग गठित होता है उसके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। यहाँ पे भी ऑनलाइन भी उसकी सीरीज आएगी। तो जो राज्य वित्त आयोग होता है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जैसे कि केंद्र में होता है आर्टिकल नंबर 280 के अनुसार, उसका क्या काम होता है? केंद्र और राज्य के बीच में जो भी राज्यों को अनुदान देना है, जितनी राशि देना है, आवंटित करना है, जो टैक्सेशन का पैसा केंद्र द्वारा कलेक्ट किया गया है उसमें से जो राज्यों का हिस्सा है वो देना होता है। इसके लिए केंद्र में वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के अनुसार। ऐसे ही राज्य में भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। इसमें सबसे बेसिक बात, जैसे कि इसका गठन कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, ऐसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इनका मेन काम क्या है? जो भी पंचायतों को अनुदान मांगे उनकी हैं, उनको जो फंड ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लिए ये सिफारिश करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में कि इनको इतना फंड ट्रांसफ़र किया जाए। तो जो भी पंचायतों की या पंचायतों को अनुदान राशि आवंटित करने की सिफारिश करना। एक और बात आप ध्यान रखिए कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं दोनों के लिए कॉमन होता है, अलग अलग डिफाइन नहीं है। ये दोनों ही
जो आपकी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत संस्थाएं होती हैं, चाहे नगर पालिकाएं हो चाहे आपकी पंचायत हो, दोनों के लिए ही ये फंड का कितना बंटवारा किया जाए इसकी अनुशंसा राज्य विधानमंडल से करता है। ये कुछ बातें थी राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड। इसमें आप ये बात भी ध्यान रखिए, जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं इनको कर लगाने का अधिकार होता है, राइट मतलब टैक्सेशन का राइट होता है। क्लियर है? इसके बाद हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। चलिए नेक्स्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड बातें थी इनसे रिलेटेड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का सिंपल सा एक ही काम है, जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं उनका चुनाव कराना। जैसे कि अभी आपने फाइनेंस कमीशन देखा, नगर पालिकाएं और पंचायत के लिए एक ही फाइनेंस कमीशन था, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन भी नगर पालिका और पंचायतों के लिए एक ही होता है। इनका काम है कंबाइंड रूप में यदि हम बोले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव कराना, इनका वर्क है। किसका? राज्य चुनाव आयोग का काम क्या है? स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव कराना। दूसरा पॉइंट है मतदाता सूची तैयार करना, इलेक्टोरल जिसे हम कहते हैं, मतदाता सूची तैयार करना। क्लियर है? जैसे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो आपने देखा एक बहुसदस्यीय संस्था है, वहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बट यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो एक ही होता है, और जो राज्य चुनाव आयोग है ये आपकी बहुसदस्यीय संस्था नहीं होती। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपकी बहुसदस्यीय संस्था नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपकी बहुसदस्यीय निकाय होती है, जबकि राज्य की जो मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो बहुसदस्यीय संस्था नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो इनके राज्य जो अधिकारी होती है उसको हम बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। एक बात मुख्य आप इसमें याद रखिए कि इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे कि यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हमें हटाना है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया फॉलो होती है उसी बेसिस पे हम राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। चलिए, जब चुनाव की बात आई है तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यदि ग्राम पंचायत की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष हैं मतलब कि सरपंच और जो आपके उप सरपंच होते हैं। साथ ही साथ जब हम जाते हैं जनपद पंचायत, मंडल पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, इनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे
यहाँ मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेंशन कर रहा हूँ। हर जो प्रदेश होता है उसमें जैसे कि सरपंच उप सरपंच है, प्रधान उप प्रधान, इस टाइप से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम वेरी करते हैं। तो आप समझ जाइए कि अध्यक्ष मतलब कि आपके टॉप लेवल का जनप्रतिनिधि हो गया, साथ ही साथ फिर उससे निचले लेवल पे जो उसका एक सबऑर्डिनेट कहलाता है वो हो गया। साथ ही साथ जब हम और अपर लेवल पे जाते हैं, जिला पंचायत या जिला परिषद, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। क्लियर? तो इसमें आप ये बात ध्यान रखिए, जो सरपंच होगा इनका जो चुनाव है ज़्यादातर राज्यों में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया है। जो जनप्रतिनिधि है ग्राम पंचायत का, जिसे हम सरपंच कहते हैं या अध्यक्ष आप कह लीजिए, उनका जो चुनाव है वो डिपेंड करेगा राज्य की विधानमंडल पे, राज्य की विधानमंडल पे। मतलब कि राज्य की विधानमंडल जैसा रूल बना दे वैसा हम सरपंच का चुनाव करा सकते हैं। ज़्यादातर राज्यों में ये प्रत्यक्ष होता है। और साथ ही साथ उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख, इनके जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष होंगे। इसका प्रावधान संविधान में किया गया है। मतलब कि आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि सरपंच का चुनाव राज्य की विधानमंडल पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ज़्यादातर राज्यों में इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ये कुछ सदस्य इसमें से पदेन रहेंगे पंचायत समिति में, रोटेशन वाइज उनको शामिल किया जाता है, और पंचायत समिति में से कुछ पदेन सदस्य जिला पंचायत में होंगे। और साथ ही साथ जिला पंचायत में जो वहाँ से बिलोंग करते हैं राज्यसभा के सांसद या लोकसभा के सांसद, उनको भी शामिल करने का प्रावधान है। वो भी पदेन सदस्य हो सकते हैं यदि वे वहाँ से बिलोंग करते हैं। और पंचायत समिति में जो विधायक होते हैं वो भी सदस्य हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे कि पंचायत लेवल पे आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO, या पंचायत सेक्रेटरी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ पंचायत समिति में होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ पे होता है CEO, मतलब कार्यकारी अधिकारी। यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब कि खंड विकास अधिकारी, और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इसे हम पंचायत सचिव भी कहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी। तो ये आपके सरकार के व्यक्ति हो गए, जो जैसे कि आप जानते हैं कि कैबिनेट में भी हमारे कैबिनेट सचिव होते हैं, सचिवालय होता है। तो इस हिसाब से एक प्रकार से जो उनकी वर्किंग को प्रॉपर तरीके से संचालित करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक सरकारी सपोर्ट हो गया। ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये एग्ज़ाम के माध्यम से आते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ ये भी आपको क्लियर होगा। अब जो ग्राम पंचायत होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि गांव को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर लेते हैं, और उन वार्ड में एक एक आपका प्रतिनिधि निकल के आता है। और ऐसे फिर सरपंच भी आपका चुना जाता है। अगर डायरेक्ट चुना जाएगा तो लोग सरपंच के लिए भी वोट डालेंगे, और अपने क्षेत्र के जो भी वार्ड मेंबर को वो सिलेक्ट करते हैं उसके लिए वोट डालेंगे। क्लियर है? तो ऐसे आपकी पंचायत फॉर्म होती है, और ये पूरी वर्किंग है। क्लियर है? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसकी फ़ोटो आपको वीडियो में दिख जाएगी इसके बाद। और इसमें ज़्यादातर आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, हालांकि MCQ भी मैं कराऊंगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जो आए हैं उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। और अभी जो आप स्क्रीन पे आर्टिकल्स देखेंगे वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद आप उसको आर्टिकल से मैच कर सकते हैं। जो आर्टिकल उसमें इंपॉर्टेंट हो वो MCQ में कवर करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैसा एक्ट के बारे में।
जो पैसा एक्ट है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इनका चुनाव ऐसे नहीं होता, पैसा एक्ट के माध्यम से होता है, कुछ क्षेत्रों में डायरेक्ट लागू नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जब संशोधन अधिनियम लागू हुआ तो उसके बाद राज्यों को कहा गया कि आप अधिनियम बना के पंचायत व्यवस्था को अपने अपने राज्यों में लागू करिए। तो इसमें पंचायत व्यवस्था को लागू करने वाला अधिनियम बनने के बाद, मतलब 24 अप्रैल 93 के बाद पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। तो पहला राज्य था आपका मध्य प्रदेश। अधिनियम को, जब अधिनियम को संवैधानिक दर्जा मिल गया, मतलब संवैधानिक दर्जा पंचायत को मिल गया, तो उसके बाद ऐसा करने वाला जो प्रथम राज्य था वो कौन था? मध्य प्रदेश। साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण में भी बढ़ावा किस राज्य ने दिया? मध्य प्रदेश में। और जब 1959 में पहली बार जब पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था और इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य था, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो कौन था? तो पहला राज्य था राजस्थान था। राजस्थान में नागौर जिले का बगदरी ग्राम में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। ये फैक्ट आप कुछ याद रखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और फैक्ट बचे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पैसा एक्ट, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड MCQ भी कवर करेंगे। बने रहिए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के चैनल के साथ। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके जो सजेशंस हैं या कोई डाउट्स हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।